हूँ विक्की रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। शेयर मार्केट की हमने कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक क्लास अपलोड कर दी है। आज हमारी दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं सबसे पहले तो उसको डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम फर्स्ट पॉइंट तो ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, पैसे का विनियोग क्यों करना चाहिए, यानी कि वाई इन्वेस्ट मनी। और सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने कल स्टॉक मार्केट पढ़ा था, स्टॉक मार्केट में कितने तरीके के मार्केट हो सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम इन दो चीज़ों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, यानी पैसा विनियोग क्यों करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज से 10 साल पहले आप किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदते थे, क्या वो चीज़ आज भी आपको 100 रुपये में मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आपका डेफिनेटली आंसर होगा नहीं। जो चीज़ हम 10 साल पहले 100 रुपये में खरीदते थे, हो सकता है आज उसकी जो प्राइस है वो 130 140 रुपीज़ हो गई हो या इससे भी ज़्यादा हो गई हो। हम मान लेते हैं 140 रुपये, ठीक है। तो 2010 में अगर हम कोई चीज़ खरीदते थे और 2021 में अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ कितने की मिल रही है, तो ये आज 140 रुपये की मिल रही है। क्लियर? क्या मैं कह सकता हूँ इसकी रेट बढ़ने का रीज़न क्या है? तो इस रेट बढ़ने का जो रीज़न होता है वो मेन रीज़न होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि हम कह सकते हैं महंगाई, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ें महंगी होती जाती है और जो चीज़ हम पहले कम अमाउंट में खरीद लेते थे वही चीज़ अब हमें प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा पैसा उसका देना पड़ता है। क्लियर पॉइंट? तो देखिए, अगर हम इस 100 रुपये को सपोज कीजिए 2010 में सेव कर लेते, सेविंग अगर हमारी हो जाती, तो अगर मैं 100 रुपये को सेव करता 2010 में, ठीक है, अपने घर पे इसको तिजोरी में ले जाके मैं रख देता, और अगर मैं 2021 में इस पैसे को तिजोरी से निकालता तो मेरे पास अमाउंट कितना होता? मेरे पास अभी भी अमाउंट 100 रुपये ही होता, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, आपने अपनी सेविंग को कहीं और लगाया नहीं, आपने सिर्फ अपने घर के अंदर इसको सेविंग को रख रखा है, ठीक है, अमाउंट अपने पास में ही रख रखा है, कहीं पर इसको इन्वेस्ट नहीं किया। तो इसका क्या लॉस होगा आपके लिए, उस चीज़ को समझो। अगर 2021 में मैं देखूंगा तो आज मेरी तिजोरी से जो रुपए निकलेंगे वो 100 रुपये निकलने वाले। जो चीज़ मैं 2010 में इस 100 रुपये में खरीद लेता था, क्या 2021 में मैं वो चीज़ 100 रुपये में ही खरीदूंगा? क्या? द आंसर इज नो। उल्टा आपको जेब से कुछ और अमाउंट पे करना पड़ जाएगा। आया समझ में? लेकिन अगर इस 10 रुपये 100 रुपये को मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता, सपोज कीजिए मैं बैंक में भी डिपॉजिट करा देता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता रहता। तो मैंने कहा अगर मैं 100 रुपये को बैंक में डिपॉजिट करा था तो बैंक मुझे आज कम से कम 150 रुपीज़ हो सकता है दे देती, 150 रुपये में दे देती, ठीक है। वैसे तो इससे ज़्यादा मिलता है अमाउंट, बट अब नेक्स्ट छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने कहा मैंने 2010 में 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए और 2021 में मैंने बैंक से वो रुपये जब निकाले तो वो रुपये कितने हो गए थे? 150 रुपीज़ हो गए थे। इस चीज़ को हम कहते हैं मैंने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब आज मैं अगर वो चीज़ खरीदने जाऊँ तो मुझे मार्केट में 140 रुपये में मिल रही है, अभी भी मेरे पास 10 रुपये बचे हुए हैं, 10 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट होता है वो साफ इस एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं। अगर हम पैसे को अपने पास ही रखें तो कोई चीज़ परचेज करने के लिए हमें जेब से उल्टा पैसा और लगाना पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम इसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, वो बात अलग है। अलग अलग सोर्स होते हैं इन्वेस्ट करने के, आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो हो सकता है 150 रुपीज़ आपको मिले हों। अगर आपने सपोज कीजिए शेयर मार्केट में लगाया तो आपको 170 भी मिल सकते हैं। तो ये होता है हमें रिटर्न कितना मिल रहा है उसके बदले में, इट इज़ कॉल्ड रिटर्न। 100 रुपये लगा के हमें रिटर्न कितना मिला उसके बदले में, हमें 170 रुपीज़ मिले, यानी 70 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिला। तो ये होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। हम क्यों करते हैं और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे महंगाई रेट बढ़ती रहती है हमें हमारे इस पैसे की प्राइस जो होती है वो भी हमें इंक्रीज करनी जरूरी है। अगर हम इंक्रीज नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही भारी लॉस हो सकता है, ठीक है। सपोज कीजिए मैं कहता हूं हर साल, अब इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। हमें नॉर्मली पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको रिस्क फ्री रहना है, बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेनी है, तो और कम रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। कहाँ पर? बैंक के अंदर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रिस्क उठाना चाहिए,
या थोड़ा सा अगर आप लॉस में भी जाने की पॉसिबिलिटीज रखते हो, ठीक है, यानी ये चीज दिमाग में लेके चलते हो कि हो सकता है फ्यूचर में लॉस भी हो जाए, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी लॉन्ग टर्म में मैंने आपको पहले बताया था बहुत ही कम होती है। अगर लॉन्ग टर्म में आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखते हो, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, शेयर मार्केट की, अगर वहाँ लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। सपोज कीजिए हमारी महंगाई की जो रेट है वो 4% से बढ़ती है, 4%, हर साल 4% महंगाई बढ़ जाती है, तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर हम जो रिटर्न है, जो हम पैसा अगर इन्वेस्ट करें तो उसके बदले हमारा जो रिटर्न है वो कम से कम 4% तो हमें मिले ही मिले, और उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, 4 से 6% हमारा रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर हमारा रिटर्न क्या हो, धीरे धीरे महंगाई की दर से एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, इससे कम हमारा रिटर्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम डेफिनेटली लॉस में जाते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, तो अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो शेयर मार्केट एक बहुत ही अच्छा प्लेस होता है, ठीक है, जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कर सकते हो, अच्छा रिटर्न कमा सकते हो अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हो तो। क्लियर? 1998 में अगर विप्रो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता तो वहाँ पर 10,000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ 1998 की, 1998, अगर आप 10,000 रुपये वहाँ इन्वेस्ट करते तो 2006 में, ठीक है, या 2010 मान लीजिए, 2010 में इसी 10,000 रुपये की जो वैल्यू है वो लगभग 70 से 80 लाख रुपीज हो गई थी। समझ पा रहे हैं? ये होता है बेस्ट रिटर्न जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम रिलायंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी हमारी जो रिटर्न थी वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करी थी, और 2010-2012 के आसपास, यानी कि 10-12 साल के अंदर हम इतना ज़्यादा रिटर्न यहाँ से अर्न कर सकते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास में मनी को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, ठीक है, कैसे करना चाहिए, और हमें मनी इन्वेस्ट करनी ही क्यों चाहिए, इस चीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे पास मनी इन्वेस्ट करने के सोर्स जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। मनी इन्वेस्ट करने के अगर सोर्स की अगर अपन बात करें तो हमारे पास में सोर्स हो सकता है मनी इन्वेस्ट करने का रियल इस्टेट, यानी अगर आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करा सकते हो, और हमारे पास में सोर्स होता है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास में, ठीक है। तो हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, अदर हम सोर्सेज की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। फ्यूचर की क्लासेस में हम और ऐसे क्लासेस आपके लिए लाएंगे जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट बेस्ट है या अदर रियल इस्टेट में अमाउंट आप इन्वेस्ट करो तो बेस्ट रहता है, या बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करो तो बेस्ट रहता है, बट वो फ्यूचर की क्लासेस में। ये हमारा पूरा कंप्लीटली कोर्स जो है वो शेयर मार्केट के ऊपर बेस्ड है, तो मैं शेयर मार्केट की यहाँ पर बात करूँगा। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमें क्यों कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें क्यों हमारा पैसा अपने पास में नहीं रखना चाहिए, तिजोरी में नहीं रखना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि हम उस महंगाई की दर से ऊपर रिटर्न कमा सकें, ठीक है। ये तो हो गई बात वाई इन्वेस्ट मनी। सेकंड बात करें अगर टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट कितने टाइप का होता है। स्टॉक मार्केट मेनली हमारे पास में दो टाइप का स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। स्टॉक मार्केट के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट दो टाइप का होता है हमारे पास में। एक मार्केट होता है जिसे हम नाम देते हैं प्राइमरी स्टॉक मार्केट, और दूसरा जो स्टॉक मार्केट होता है उसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्टॉक मार्केट, ठीक है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्टॉक मार्केट, और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक स्टॉक मार्केट, द्वितीयक। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है समझिएगा। हम स्टॉक मार्केट की बात करें, हम शेयर्स की, कमोडिटीज की, बॉन्ड्स की, ये सारी चीज़ें जो हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर, उन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो शेयर्स जो है क्या कोई भी पर्सन डायरेक्टली कंपनी से खरीद सकता है, या इसके लिए बीच में कुछ इंटरमीडिएटर होते हैं। इसी बेस पे हमने इस मार्केट को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट, एक मार्केट होता है सेकेंडरी मार्केट। पहले अगर मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूं तो प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स या कमोडिटीज होती है उसकी ट्रेडिंग मेनली तीन तरीके से की जा सकती है। कितने तरीके से? तीन तरीके से। पहला होता है हमारे पास में पब्लिक इश्यू, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास में प्राइवेट प्लेसमेंट,
प्राइवेट प्लेसमेंट, और तीसरा हमारे पास में होता है राइट इश्यू, या हम इसे राइट शेयर भी कह सकते हैं। तो प्राथमिक मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब पहले तो बात करते हैं सर प्राइमरी मार्केट होता क्या है। देखिए, जब भी शेयर्स खरीदने और बेचने की बात आती है तो शेयर खरीदता कौन है और शेयर इशू कौन करता है। शेयर इशू करती है कंपनी, जिसको पैसा चाहिए, जिसको फंड चाहिए, जिसको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो पब्लिक से पैसा लेती है। तो कंपनी को पैसा चाहिए होता है, और कंपनी पैसा किससे लेती है, कंपनी पैसा लेती है इन्वेस्टर से, यानी जो उस कंपनी में पैसा लगाता है, इन्वेस्टर से। ठीक है, जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है, जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है, इसको हम कहते हैं पब्लिक ऑफर, और इन शॉर्ट इसे आईपीओ भी कहा जाता है। मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं आईपीओ के बारे में और डिस्कस करूंगा कि आईपीओ वास्तव में क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, फिलहाल अपन समझ रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो अगर कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को जब भी पहली बार शेयर इशू करेगी, यानी कि अभी तक उसने शेयर इशू करे नहीं है, फर्स्ट टाइम वो शेयर इशू करना चाहती है, तो कंपनी डायरेक्टली इन इन्वेस्टर से मिलकर इन्हें कंपनी के शेयर देती है, और उसके बदले में वो डायरेक्टली इन इन्वेस्टर से मनी लेती है, पैसा ले लेती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो समझ में आया। यानी प्राइमरी मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं होगा, कोई बीच में प्लेटफॉर्म नहीं होगा। डायरेक्टली कंपनी उस इन्वेस्टर से पैसा लेती है, और डायरेक्टली इन्वेस्टर उस कंपनी से शेयर्स या बॉन्ड्स, जो भी उसकी कमोडिटीज होती है, वो डायरेक्टली उससे रिसीव करती है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो आईपीओ यही होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वास्तव में क्या होता है, जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करेगी तो डायरेक्टली वो इन्वेस्टर्स को शेयर देती है, और इन्वेस्टर्स से इसके बदले में अमाउंट रिसीव करती है। इट इज कॉल्ड आईपीओ, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया, ये क्या बताया, आईपीओ। ठीक है, तो अगर मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूंगा तो हमेशा याद रखना, प्राइमरी मार्केट में कोई भी बीच में इंटरमीडिएटर नहीं होता है, डायरेक्टली कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, अगर अच्छा ये इस इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आईपीओ में ये जो इन्वेस्टर होते हैं, ये कौन होते हैं, ये पब्लिक होती है। पब्लिक यानी कि लोग, जनता, यानी कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के पास में जाती है और उनसे पैसा लेती है, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर मीन्स पब्लिक को डायरेक्टली कंपनी ने शेयर ऑफर किए। जिस पर्सन को हमारी कंपनी के शेयर चाहिए हो वो हमारी कंपनी में एप्लीकेशन दे सकता है। अगर इन फ्यूचर, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे अगर लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, ठीक है, और कंपनी के पास में जितने शेयर हैं उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आ जाती है तो कंपनी उन सबको शेयर नहीं दे सकती। कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हुए होते हैं उससे ज़्यादा कंपनी भी शेयर उन्हें नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी। ठीक है, तो कंपनी मैक्सिमम जितने शेयर होंगे उतने ही दे पाएगी। इसलिए कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, 99% ऐसा ही होता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है कंपनी के पास में, तो कंपनी तय करती है कि किन किन लोगों को उसको शेयर्स देने। क्लियर। तो उसके बाद में इनकी लिस्ट निकलती है जिन जिन लोगों को शेयर दिए जाएंगे। तो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से अगर पैसा लिया, डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लिया, इट इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्दर में आईपीओ की और क्लास आपके लिए लगाऊंगा, हमारी नेक्स्ट क्लासेस में आईपीओ के ऊपर और डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, जहां पर डायरेक्टली कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर से पैसा लेती है। ठीक है, उसमें फर्स्ट हो गया हमारे पास में आईपीओ। सेकंड है प्राइवेट प्लेसमेंट। कई बार कंपनीज क्या करती है, वो डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जाती, उन्हें शेयर इशू नहीं करती है, वो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को पकड़ लेती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर कंपनी अपनी कंपनी के शेयर, अगर कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स किसी प्राइवेट बैंक को दे दे, हो सकता है किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे दे, इंश्योरेंस कंपनी को दे दे, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वित्तीय संस्थान जो होते हैं, उन्हें अगर कंपनी अपने शेयर दे रही है, ध्यान दीजिएगा ये कोई पर्सन नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है, हमने पब्लिक को शेयर नहीं दिए इस बार हमने प्राइवेटली बैंक को हमारी कंपनी के सारे शेयर दिए, या इंश्योरेंस कंपनी को हमने सारे शेयर दिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सारे शेयर दिए, या अदर इसके अलावा भी जो हमारी कंपनी, कोई दूसरी कंपनी हो गई, उसे हम हमारी कंपनी के शेयर इशू कर सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी अपने शेयर पब्लिक को नहीं देती, प्राइवेटली किसी बैंक या अदर इंस्टीट्यूशंस को देती है, इट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। इसे हम कहते हैं, ये कंपनी ने क्या किया, प्राइवेट प्लेसमेंट किया, प्राइवेटली किसी बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी को, अदर संस्थान जो भी हैं उनको उसने शेयर दे दिए, पब्लिक को नहीं दिए। क्लियर। तो ये दूसरा ऑप्शन। अगेन इन दोनों के बीच में कोई
भी इंटरमीडिएटर नहीं है, डायरेक्टली बैंक्स को या इंश्योरेंस कंपनीज को ये कंपनी कांटेक्ट करती है और इन्हें शेयर देती है, या फिर ये बैंक से ये सारे लोग कंपनी से कांटेक्ट करके उससे शेयर्स ले लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास में प्राइवेट प्लेसमेंट। तो पॉइंट क्लियर है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, प्राइमरी मार्केट के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है किस किस के बीच में, कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में। ये भी इन्वेस्टर है, या इन्वेस्टर पब्लिक हुआ करती थी, या इन्वेस्टर्स ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते हैं। तो ये होता है हमारे पास में दूसरा पार्ट इसका कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट किस तरीके से करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, राइट शेयर। बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छे से देखिएगा। राइट शेयर एक्चुअल में क्या होता है, कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू हो चुके हैं, कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू कर दिए। सपोज कीजिए पब्लिक को कंपनी ने शेयर इशू किए, ठीक है। तो मैंने कहा कंपनी ऑलरेडी अपने शेयर इशू कर चुकी है, किसको इशू कर चुकी है, पब्लिक को, और इन फ्यूचर कंपनी को और शेयर इशू करने, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इन्हीं पब्लिक को, यानी ये जो पुराने वाले इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, सबसे पहले इन्हें ऑफर देती है कि आप चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, अगर आप हमारी कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती है कि आपको हमारी कंपनी के शेयर्स लेने ही है। बट फायदा इसमें ये होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बोल सकता हूँ मैं, तो अपने जो पुराने एग्जिस्टिंग है इन्वेस्टर्स, सबसे पहले कंपनी उन्हें शेयर इशू करती है। इट इज कॉल्ड राइट शेयर। ठीक है, राइट का मतलब होता है अधिकार। तो सबसे पहले अधिकार अपने पुराने इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं कि आप चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, और इसमें भी एक रेशियो होता है। सपोज कीजिए मैं बोल दूं 2:3, इसका मतलब ये है जिस भी पर्सन के पास अभी हमारी कंपनी के 3 शेयर हैं, उन्हें हम हमारी कंपनी के 2 शेयर और दे सकते हैं अगर वो चाहें तो, अगर वो लेना चाहें तो। अब फायदा इसमें इन इन्वेस्टर्स को क्या होता है कि इन लोगों को ये जो शेयर दिए जाते हैं, ये उसकी करंट मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पर दिए जाते हैं। सपोज कीजिए अगर हम न्यू इन्वेस्टर्स को, नए लोगों को 100 रुपये में शेयर दे रहे हैं, तो इन लोगों को 70, 80 या 90 रुपीज़ में ही शेयर मिल जाता है, यानी कि जो भी उसकी प्राइस चल रही होती है उससे कम रेट में इनको शेयर मिलता है। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स चाहे तो अपने इस अधिकार को, अपने इस राइट को किसी दूसरे पर्सन को बेच भी सकते हैं। यानी अगर ये कहें कि मुझे शेयर नहीं चाहिए लेकिन मेरा अधिकार मैं किसी इस आदमी को दे रहा हूं, तो कंपनी उस पर्सन को भी क्या करेगी, शेयर इश्यू कर देगी। ठीक है, अगेन इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, सारी जो ट्रेडिंग होती है खरीदना और बेचना, ठीक है, खरीदना, ध्यान रखिएगा। आईपीओ के अंदर आप कभी भी, इसकी बात करूं मैं आईपीओ की, आईपीओ के अंदर आप कभी भी शेयर सेल प्राइमरी मार्केट में नहीं कर सकते। अगर आपको अपने शेयर्स को सेल करना है, बेचना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। यानी कि प्राइमरी मार्केट से ओनली शेयर्स की परचेजिंग की जा सकती है, सेल नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ा कि प्राइमरी मार्केट वास्तव में क्या होता है। प्राइमरी मार्केट सिंपल सा पॉइंट है जिसके अंदर कोई इंटरमीडिएटर नहीं होगा, डायरेक्टली इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में रिलेशन होगा, और सारी जो ट्रेडिंग होगी वो इन दोनों के बीच में ही होती है। इन्वेस्टर से अमाउंट डायरेक्टली कंपनी में जाता है, जो कंपनी पैसा लेती है, जो कंपनी शेयर इशू करती है, और डायरेक्टली कंपनी उन लोगों को शेयर दे देती है। ये सारा काम होता है इनिशियल प्राइमरी मार्केट में। अगर मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूँ तो आप सुनिएगा अच्छे से। कंपनी है, कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक को दे दिए, ठीक है, कंपनी ने अपने शेयर इशू कर दिए, किसको, पब्लिक को। अब पब्लिक क्या करती है, अच्छा मैं पब्लिक को यहाँ पर नाम दे सकता हूँ इन्वेस्टर। अब अगर किसी पर्सन को इस कंपनी के शेयर्स बेचने, मार्केट के अंदर बेचने का मतलब है अगर इन फ्यूचर इसकी रेट अच्छी हो जाती है, अच्छी रेट बढ़ जाती है, तो ये इन्वेस्टर चाहेगा कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, शेयर्स को सेल कर दें। तो ये आदमी, ये इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को सेल करने का ट्राई करेंगे। तो क्या ये डायरेक्टली कंपनी को शेयर सेल कर सकते हैं, या ये किसी दूसरे आदमी को शेयर सेल करेंगे? तो ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, एक जो इन्वेस्टर होता है वो कंपनी को शेयर नहीं देता, वो किसी दूसरे इन्वेस्टर्स को क्या कर देता है, ये शेयर्स सेल कर देता है। क्या कर देता है, सेल कर देता है। क्लियर हुआ पॉइंट? कंपनी ने सपोज कीजिए 100 रुपये में शेयर इशू किया था, और मार्केट के अंदर इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आने लग गई। इस रीज़न से इनके शेयर्स की जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और जब शेयर्स की प्राइस बढ़ती है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। तो आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, कोई दूसरा आदमी इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, तो इस केस में आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में जाने के बाद में आप क्या करोगे, एक इन्वेस्टर
एक इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी दूसरे इन्वेस्टर को क्या करता है, ये शेयर्स खरीदता या बेचने का काम करता है। ठीक है, तो जब भी शेयर्स की ट्रेडिंग की जाएगी, खरीदना और बेचने का काम किया जाएगा, यानी फर्स्ट बार शेयर इश्यू हो चुके उसके बाद जो खरीदारी या परचेजिंग या सेलिंग जो होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा सेकेंडरी मार्केट में होती है। ठीक है, एक इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर को शेयर सेल कर सकता है, उससे शेयर परचेज कर सकता है, और यहाँ पर जो रेट डिसाइड की जाती है, यहाँ पर जो रेट होती है, रेट ऑफ शेयर, वो ध्यान रखना वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिसाइड की जाती है। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिसाइड होती है कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है और कितने लोग सप्लाई करने के लिए रेडी हैं, यानी कि उसको शेयर्स को बेचने के लिए रेडी हैं। इनके बेस पे जो है वो यहाँ पर रेट डिसाइड होती है, जबकि प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स की रेट डिसाइड होती है वो कंपनी डिसाइड करती है कि उसे कितने रुपए में शेयर देना है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो सिंपल सा पॉइंट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में आई थिंक डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। जब भी कंपनी डायरेक्टली शेयर इशू करती है इन्वेस्टर्स को, प्राइमरी मार्केट में करती है, फर्स्ट टाइम जब इशू करती है प्राइमरी मार्केट में करती है, उसके बाद जो भी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, परचेजिंग, सेलिंग, जो भी सारा काम होता है, सारा का सारा सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में हमारे पास में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, लेकिन इनमें दो स्टॉक एक्सचेंज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वो भी मैं बता दूं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करूंगा। हमारे पास मेन जो स्टॉक एक्सचेंज है, मेन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक है हमारे पास में BSE, जिसे हम बोल सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक हमारे पास में है, ये एक्सचेंज एक्चुअल में इनको मार्केट में कितने टाइप के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट था, बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको समझानी थी। अभी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही बेसिक सी चीज़ चल रही है, मैं आपको इनके बाद में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। तो हमारी नेक्स्ट जो कल की क्लास आने वाली है वो IPO के ऊपर आने वाली है। कंप्लीटली IPO क्या होता है, किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कल की क्लास में आने वाली है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करें। फ्री का कोर्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके लिए, जिसमें आप